नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन बाय एम के सर। आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान का 22वां अध्याय भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो टॉपिक है ये रीड के सिलेबस में सीधा ही दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। इसलिए ये जो टॉपिक है वो प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास का यह पार्ट है जो बहुत ही लाभदायक आपके लिए होने वाला है। इस पार्ट के अलावा हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी अन्य बुक से लिए हैं जिससे आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिट वाला साबित हो। यूट्यूब की दुनिया में बहुत ही बड़े बड़े नाम आजकल चल रहे हैं। डॉक्टर अजय चौधरी जी हमारी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उनका हमने बहुत ही लंबे समय तक अध्ययन किया है और उनसे ही प्रेरित होकर हमने ये यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो चलाया है। आप लोगों का प्यार और विश्वास यदि इसी तरह बना रहा तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय 22। इस पाठ में हम जानेंगे कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेज़ों के आगमन का क्या प्रभाव पड़ा। जब हमारा देश अंग्रेज़ों का उपनिवेश बन गया तो सारे देश की आर्थिक हालत किस प्रकार से ख़राब हो गई थी, किस प्रकार से हम अंग्रेज़ों के द्वारा शासित किए गए थे और उनके द्वारा हम पर बुरी तरह से अत्याचार किए गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर जब अंग्रेज़ों का जो शासन था वो हो गया तो भारत एक उपनिवेश बन गया था अंग्रेज़ों का, जिससे सारे देश की हालत जो थी वो ख़राब हो गई थी, आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी। भारत का बाहरी दुनिया के साथ किस प्रकार से व्यापारिक संबंध था ये जानते हैं। हमारे व्यापारिक संबंध जो थे दक्षिणी, पश्चिमी एवं पूर्वी एशिया तथा रोम के साथ थे, यानी कि दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया और जो रोम देश था उसके साथ हमारे बहुत ही बड़े और विस्तृत व्यापारिक संबंध थे। हमारे यहाँ से कपड़ा, अनाज, धातु आदि का सामान दुनिया को भेजा जाता था, यानी कि दक्षिण पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया में एवं रोम आदि देशों के साथ ये व्यापारिक संबंध थे। तो यहाँ पर कपड़ा, अनाज, धातु का सामान आदि पूरी दुनिया के लिए, यानी जिन जिन देशों से हमारा व्यापारिक संपर्क जुड़ा हुआ था उनके लिए भेजा जाता था और बदले में वहाँ से सोना चांदी आया करता था। यानी कि 17वीं शताब्दी में भारत विश्व में औद्योगिक माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। हमारे यहाँ पर 17वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा जो माल था वो उत्पादन होता था उसका। इस समय यूरोपीय लोग भारत से माल खरीदने आते थे, मतलब यहाँ से जो माल जाता था उसको यूरोपीय लोग खरीदते थे और उसके बदले में बहुमूल्य धातु देते थे। यानी कि जो जैसे कपड़ा, अनाज, धातु आदि का जो सामान था वो जाया करता था, उसके बदले में यूरोपीय देशों के द्वारा, फ्रांस आदि, रोम आदि जो देश थे उनके द्वारा हमारे लिए बहुमूल्य धातुएं दी जाती थी, जिससे भारत में सोने एवं चांदी की आवक बढ़ गई थी और यह एक समृद्ध देश बन गया था। इसीलिए ये कहा जाता था कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया बन गया था, यानी विदेशों से किसी बने सामान की मांग भारत में नहीं थी। यानी यहाँ से तैयार माल बाहर के लिए जाता था और वहाँ से सोना चांदी आदि आया करता था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भारत अन्य चीज़ों का भी आयात करता था, यानी सोने चांदी के अलावा आयात अन्य चीज़ों का नहीं कर, ज़्यादातर जो था वो हमारा निर्यात माल यहाँ से जाता था, बदले में सोना चांदी यहाँ पे आता था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यानी भारत में केवल सोना ही आता, सोने का केवल आयात किया जाता था यहाँ पर, और इसके अलावा जो तैयार माल यहाँ से जाता था उसके बदले में भी विदेशियों यानी यूरोपियों के द्वारा सोना चांदी ही दिया जाता था। इसलिए यहाँ धन धान से समृद्ध जो देश था वो भारत बन गया और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा था। यानी किसी भी प्रकार की धन धान्य की कमी यहाँ पर नहीं थी, इसलिए भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब उपनिवेश क्या होता है उसे देख लेते हैं। उपनिवेश का मतलब है कि जब कोई शक्तिशाली देश अन्य किसी देश पर आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अधिकार कर लेता है, यानी जो सारी अर्थव्यवस्था है और राजनीतिक जो दृष्टिकोण है वो उन विदेशियों के द्वारा शासित होने लग जाए, यानी किसी भी प्रकार की आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता किसी देश के लिए नहीं रहे, तो उस अधिकृत किए गए देश को उपनिवेश कहा जाता है। यानी जिस प्रकार से हमारा भारत देश जो था वो अंग्रेज़ों का उपनिवेश बन गया था, क्योंकि यहाँ की आर्थिक और राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा देखी जाती थी, इसलिए हमारे देश को उनका उपनिवेश कहा गया था।
आधुनिक समय में यह शब्द यानी उपनिवेश शब्द जो है वो एक देश से दूसरे देश पर सैन्य अधिकार की स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी किसी देश पर किसी का सैनिक शासन यदि हो जाता है और वहाँ की सैनिक जो व्यवस्था है वो अन्य देश के द्वारा देखी जाए तो उस शासित देश को उपनिवेश कहा जाएगा। लेकिन प्राचीन काल में आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से अधिकृत किए गए देश को उपनिवेश कहा जाता था। जिस प्रकार से हमारा भारत देश जो था वो अंग्रेजों का उपनिवेश यानी ब्रिटिश वासियों का उपनिवेश बन गया था। अब जो तात्कालिक भारत यानी उस समय का जो भारत था उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता था। 15वीं एवं 16वीं सदी में स्पेन के लोगों ने अमेरिका की खोज के बाद अमेरिका में लूटपाट की थी। वहाँ से काफ़ी मात्रा में सोना चांदी लूटकर स्वयं के देश में ले गए थे। इससे यूरोप के लोग हिंदुस्तान के सामान को खरीदने लायक हो गए। यानी कि इन बातों से यहाँ पे लगता है कि स्पेन आदि लोग जो देश हैं वहाँ के लोगों जो जब अमेरिका की खोजी उन्होंने की तो उन्होंने वहाँ पे यानी अमेरिका में लूटपाट की। उसके बाद वहाँ से काफ़ी मात्रा में वो सोना चांदी यानी धन दौलत लूट कर ले गए थे और यूरोप के ये लोग फिर इतने पैसे वाले हो गए थे कि हिंदुस्तान के सामान को वो खरीद सकते थे। यानी हिंदुस्तान से जो सामान निर्यात होता था या फिर जिस सामान की ज़रूरत स्पेनवासी आदि यूरोपीय लोगों को होती थी उसको वो आराम से खरीद सकते थे, क्योंकि वहाँ अमेरिका का जो धन दौलत सोना चांदी था वहाँ से वो उसको लूट कर लेके आए थे। यानी कि जो यूरोपवासी थे वो पहले इतने पैसे वाले नहीं थे, इस बात से ये क्लियर हो रहा है। तो भारत के सामान को वो खरीदने लग गए थे। 15वीं सदी के मध्य पुर्तगाल के एक नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा, उसने समुद्र के रास्ते भारत को खोजा था और यूरोप के व्यापारी भारत आने लगे थे। यानी पहले भारत के बारे में इन लोगों को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एक नाविक था पुर्तगाल का रहने वाला जिसका नाम था वास्को डी गामा। यह समुद्र का चक्कर लगाता हुआ भारत में आया और भारत के बारे में उसको पता लगा कि किस प्रकार से एक समृद्धशाली देश हमसे छूटा हुआ है जिससे हमारा कोई संपर्क नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस समुद्र के रास्ते से भारत को खोजने के बाद फिर धीरे धीरे जो यूरोप के व्यापारी थे वो भारत में आने लगे थे और यहाँ व्यापार करने लगे थे। अब यूरोप के जो व्यापारी थे वे कंपनियां बनाकर दूर दराज के इलाकों में व्यापार करने लगे थे। यानी कहीं कहीं भारत में एक आध दो जगह उन्होंने अपनी जो कंपनियां थीं वो स्थापित कर ली थीं और यहाँ से व्यापार करने लगे थे। अब पुर्तगालियों ने अरब सागर के समुद्री मार्ग पर नाके स्थापित कर रखे थे। यानी इन्होंने अपनी चुंगी स्थापित कर ली। यानी यहाँ पर कोई भी प्रवेश करेगा या यहाँ से माल को बाहर लेकर जाएगा तो उससे ये टैक्स वसूला करते थे। सबसे चुंगी वसूलते थे ये, यानी टैक्स लिया करते थे। आयात शुल्क और निर्यात शुल्क इन्होंने लगा दिया था अरब सागर पर, जिससे यहाँ से कोई भी गुजरने वाला जो जहाज आदि थे तो उनसे वे टैक्स वसूला करते थे। और चुंगी नहीं देने वाले पर ये हमला करते थे। यानी ऐसे लोग जो चुंगी नहीं देते यानी जिनको टैक्स नहीं चुकाया करते थे तो ये उन पर हमला कर दिया करते थे। यह उस समय तक चलता रहा था जब तक कि अंग्रेज कंपनी के जहाज़ों ने तोपों के दम पर समुद्र पर अपना सामरिक वर्चस्व कायम नहीं कर लिया था। जब ये अरब सागर पर चुंगी स्थापित कर चुके थे, टैक्स आदि लिया करते थे और जो नहीं देते थे उस पर हमला करते थे, तो अंग्रेज़ों ने तोपों के सहारे, अंग्रेज जो थे वो तोपों के मालिक थे, तोपों के सहारे इस समुद्री हमले में इन पुर्तगालियों को हरा दिया था। यानी इससे पहले तक ये चुंगी वसूला करते थे और जब ब्रिटिश वासियों का अधिकार हो गया तो इनको यहाँ से भगा दिया गया। 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक अंग्रेज कंपनी हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने वाली सबसे बड़ी यूरोपीय कंपनी बन गई थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। मुगल एवं कंपनी के बीच कई युद्ध भी हुए थे। यानी जब इन्होंने ज़्यादा ही यानी जो अंग्रेज जो थे इन्होंने हस्तक्षेप करना बहुत ही ज़्यादा शुरू कर दिया था, तो मुग़ल शासक एवं कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इनके मध्य में काफ़ी बार लड़ाई हुई थी और लड़ाई में कई बार मुग़ल सेनाओं ने कंपनी को हराया था, लेकिन कंपनियों के द्वारा माफ़ी मांग लिए जाने पर उनको छोड़ दिया गया था। यानी जब जब युद्ध हुए थे अंग्रेज और मुग़लों के बीच, यानी मुग़ल और कंपनियों के बीच, कंपनी के अधिकारियों के बीच,
तो इन मुगलों ने इन कंपनी के अधिकारियों को काफ़ी बार हरा दिया था, लेकिन कंपनी के अधिकारियों द्वारा माफ़ी मांग ली जाती थी और इन मुगलों के द्वारा इनको माफ़ कर दिया जाता था। यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी। इसको ये यानी जो कूटनीतिक चाल अंग्रेजों की थी, इसको ये समझ नहीं पाए थे कि व्यापार करने आए हैं, लेकिन धीरे धीरे हस्तक्षेप करते जा रहे हैं तो यहाँ के शासन को ये संभालेंगे। अब एक नया मोड़ जो था वो उस समय आया जब 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख शेर ने 3000 रुपये वार्षिक के बदले बगैर किसी चुंगी के व्यापार करने का अधिकार अंग्रेज कंपनी को दे दिया था। आने वाले समय में बंदूक के दम पर ही उन्होंने सारी कंपनियों को यहाँ से भगा दिया था। यानी सम्राट फर्रुख शेर जो थे, उन्होंने 1717 में यह फरमान जारी कर दिया कि भाई आप तो हमारे लिए 3000 रुपये वार्षिक दे दो, यानी एक साल में 3000 रुपये दे दिया करना, और आपको किसी भी प्रकार की चुंगी या टैक्स यहाँ पर हमको नहीं देना है, और आप मन चाहे पूरे भारत में व्यापार करो। इस प्रकार से ये जो फैसला था ये बहुत ही खराब साबित हुआ था। इस तरह कंपनी को यानी कि जब 3000 रुपये सालाना के हिसाब से बिना टैक्स के यहाँ पर व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया, तो हिंदुस्तान में अपना व्यापार बढ़ाने का मौका मिल गया। आने वाले समय में अंग्रेज कंपनी ने लगभग सारी यूरोपीय कंपनियों को बंदूक के दम पर देश से मार भगाया तथा यहाँ के सारे व्यापार पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। इस तरह कंपनी को बंदूक के दम पर व्यापार करने का चस्का लग गया था। बंदूक के दम पर उसने भारत के मुगल सम्राट एवं बंगाल के नवाब को भी दबा दिया था, और बंगाल में कंपनी के व्यापारी अपना कारोबार जोर जबरदस्ती से करने लगे। यानी कि जब इनके हौसले बुलंद हो गए कि भाई अंग्रेजी हुकूमत है वो धीरे धीरे इन पर यानी भारतीयों पर राज करने के लिए तैयार हो रही थी, यानी उन्होंने देख लिया कि जो भारत के नवाब आदि जो हैं, मुगल सम्राट जो हैं, वो केवल पैसे के लालची हैं, तो उन्होंने 3000 वार्षिक देकर सारा जो भारत का व्यापार था वो अपने कब्जे में कर लिया, सारी कंपनियों को यहाँ से भगा दिया। और यही नहीं, भारत के जो मुगल सम्राट थे और बंगाल के जो नवाब थे उनको भी दबा दिया, और बंगाल में भी जोर जबरदस्ती के साथ व्यापार करने लगे। अब भारत के जो उद्योग हैं उन पर कंपनियों का क्या प्रभाव पड़ा उनको देखते हैं। 1757 के प्लासी के युद्ध में जीत के बाद कंपनी ने बंगाल में दहशत का राज फैला दिया था। यानी कि वे बहुत ही जोर जबरदस्ती के साथ शासन करने लगे, अपना जो व्यापार था वो मनचाहा करने लगे, लोगों को बुरी तरह से परेशान करने लगे थे। यहाँ के जो व्यापारी थे वो किसी समय धन धान से भरपूर थे। यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में कच्चा माल पैदा होता था, और उसका आराम से तैयार माल बनाकर यानी कपड़े आदि बनाकर और विदेशों के लिए भेजा करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ का जो सिस्टम था वो पूरी तरह से पलट दिया था। अपनी नई प्राप्त शक्ति के बल पर यहाँ के कारीगरों को कच्चा माल बड़े दामों पर दिया करते थे। यानी जो व्यापारी थे, अंग्रेज व्यापारी, वो यहाँ के व्यापारियों को कच्चा माल बढ़ी हुई दरों पर दिया करते थे। यानी कृषि आदि पर भी उन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया था, और जो व्यापारी या जो किसान यहाँ के खेतों के मालिक थे वो उनके नौकर बन के रह गए, और जो कच्चा माल था व्यापारियों के लिए वो बढ़ी हुई दरों पर मिला करता था, और तैयार माल उनसे 1/4 से भी कम दामों पर खरीद करते थे। यानी कि 1 रुपये में कोई चीज़ तैयार हो रही है तो उसको केवल 25 पैसे से भी कम दामों में वो खरीदा करते थे, और कच्चा माल जो है वो बहुत महंगा मिलता था। और यदि बनी हुई वस्तु सस्ती बिक रही है तो धीरे धीरे वो जो उद्योग है वो नष्ट होने के कगार पर चला जाएगा। और यही हुआ था कि धीरे धीरे कारीगरों ने काम करना बंद कर दिया था, और वहाँ भूखमरी फैल गई थी, यानी वो भूखे मरने लग गए थे। कारीगरों को जब किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ, केवल हानि हुई, और वो ऋण के तले दब गए, यानी कर्ज उन पर हो गया था, कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, तो धीरे धीरे उन्होंने कारखाने बंद कर दिए, और उनको भूखा मरने का जो नौबत थी वो आ गई थी। कहाँ तो बंगाल से कोई 90 किस्म का कपड़ा बुनकर यूरोप के बाज़ारों में जाता था। यानी कि जो अंग्रेज तो आए थे यहाँ पर, उनसे पहले यानी जब तक अंग्रेजों ने यहाँ के कच्चे माल एवं कारखानों पर अधिकार नहीं किया था, तो उससे पहले 90 किस्म का कपड़ा यूरोप में यहाँ से बुनकर जाया करता था, और 18वीं सदी के अंत तक सारा कपड़ा उद्योग ही नष्ट हो गया था। कहाँ 18वीं सदी के अंत तक बंगाल का लगभग सारा
का सारा कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया है। लोग यहाँ तक मानने लगे थे कि अंग्रेज कंपनी ने ढाका में मलमल की साड़ी बनाने वाले कारीगरों के अंगूठे काट डाले थे। ऐसा कहा जाता है कि जो ढाका की मलमल थी वो विश्व फेमस थी, तो यहाँ के ढाका मलमल बनाने वाले जो कारीगर थे उनके जो अंगूठे थे वो अंग्रेजों ने काट डाले थे। इन कारीगरों के संबंध में यह मशहूर था, यानी ढाका मलमल के जो कारीगर थे उनके बारे में यह कहा जाता था कि इनकी बनाई गई साड़ी इतनी महीन होती थी कि उसे अंगूठी से भी निकाला जा सकता था। यानी ये अंगूठी में होके और पूरी मलमल की साड़ी को निकाल सकते थे। इतनी महीन साड़ी ढाका के जो कारीगर थे वो बनाया करते थे। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है वर्तमान में, तो ढाका की मलमल विश्व प्रसिद्ध थी। किंतु अंग्रेजों ने इनका भारी शोषण किया, इसमें संदेह नहीं कि इस समय कंपनी के हाथों गरीब जुलाहों को कष्ट और उत्पीड़न मिले थे। यानी कि जो गरीब जुलाहे थे, कपड़ा बुनकर थे, उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। उनके कारखाने आदि नष्ट करवा दिए और महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि वो कर्ज के तले दब गए थे और उनको उद्योग जो थे वो अपने बंद करने पड़े थे। अंग्रेज जो थे उन्होंने किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया उसको यहाँ पर देखते हैं। भारत के शोषण के लिए अंग्रेजों ने भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जो निम्न थे। सबसे पहला जो तरीका है वह है प्रत्यक्ष लूटमार का, यानी कि सीधे ही लोगों को लूटने लग गए थे। वो किस प्रकार से लूटा करते थे ये देखते हैं। व्यापार के नाम पर अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे ही लूटमार करने लगे थे। कंपनी के जो एजेंट थे वो किसानों, व्यापारियों आदि को जबरदस्ती 1/4 कीमत देकर उनके माल और उत्पादन को हड़प लेते थे। यानी कि कोई चीज़ 1 रुपये में तैयार हो रही है तो केवल उसको 25 पैसे ही दाम चुकाया करते थे और ज़बरदस्ती थी। यानी कोई किसान या कारखाना मालिक देना नहीं चाहता है तो उससे वो छीन लिया करते थे। कंपनी के एजेंट किसानों, व्यापारियों आदि को जबरदस्ती 1/4 कीमत देकर उनके माल और उत्पादन को हड़प लेते थे तथा किसानों आदि के साथ मारपीट कर वे अपनी चीज़ 1 रुपये की जो चीज़ थी उसको 5 रुपये में बेचा करते थे। यानी कि किसानों ने जो चीज़ तैयार की वो तो 1/4 कीमत में खरीदते थे, लेकिन खुद की चीज़ जो 1 रुपये की थी उसको वो 5 रुपये में बेचा करते थे। और यदि नहीं कोई खरीदता था तो उनके साथ जोर जबरदस्ती एवं मारपीट की जाती थी। जो कंपनी की अनुचित मांगों को नामंजूर करते उन्हें कोड़ा मारा जाता अथवा कैद में रखा जाता था। यदि कोई इस प्रकार की कंपनी जो थी उनकी बातों को नहीं मान, यानी कि कंपनी के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनको यदि कोई नहीं मानता था उनको जेल में डाल दिया जाता था या फिर कोड़ों से मारा जाता था। मीर कासिम जो एक बादशाह थे, उन्होंने 1762 में गवर्नर को एक पत्र लिखकर इसका विरोध किया था। यानी कि ये जो जबरदस्ती की जा रही थी इस चीज़ का विरोध मीर कासिम जो था उसने 1762 में गवर्नर को, यानी जो गवर्नर जनरल था कंपनी का, उसको पत्र लिखकर इस चीज़ का विरोध किया था कि भाई इस तरह से ये जो प्रत्यक्ष लूट मार है उसको बंद कराया जाए। लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा था। इसके अलावा अब दूसरा जो कारण है वह है मालगुजारी। कंपनी द्वारा वसूल की जाने वाली मालगुजारी किसानों को लूटने का सीधा तरीका था। यानी मालगुजारी है वो कंपनी के द्वारा किसानों को लूटने का सीधा तरीका था। इसमें कंपनी के अधिकारी मनमाने ढंग से किसानों से मालगुजारी वसूल करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों ने खेती करना ही बंद कर दिया था। किसानों ने खेती करना बंद कर दिया था। अधिकांश खेत उजड़ गए थे और 20 वर्षों में जो खेत थे वो बंजर हो गए थे। एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि बीते दिनों में बंगाल के गांव विभिन्न जातियों के लोगों से भरे पड़े थे और पूर्व में वाणिज्य, धन संपदा एवं उद्योग के भंडार थे, लेकिन हमारे कुशासन ने, यानी अंग्रेजों के कुशासन ने 20 वर्षों में ही जो बहुत सारे गांव के हिस्सों को बंजर बना दिया है। खेतों में अब खेती नहीं की जाती, किसान लुट चुके हैं और औद्योगिक निर्माताओं का दमन किया जा चुका है। यानी किसी भी प्रकार से उनका जो मौका लगा था अंग्रेजों का, उन्होंने वो अत्याचार किए और यहाँ का जो खेती थी, जहाँ से कच्चा माल पैदा होता था,
या फिर अन्य प्रकार के जो उद्योग थे जहाँ पर तैयार माल बनाया जाता था कारखानों में, उनको सुनियोजित तरीके से नष्ट किया गया था और मालगुजारी जो था वो किसानों को लूटने का सीधा साधन था। अगला जो पॉइंट है वह है एक तरफा मुक्त व्यापार नीति, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था नष्ट हुई। इंग्लैंड अपने कारखानों में बनी वस्तुओं को भारतीय बाजार में बेचना चाहता था, लेकिन यह भारतीय वस्तुओं की तुलना में घटिया होने के कारण संभव नहीं था। यानी कि जो इंग्लैंड में तैयार माल था वो घटिया किस्म का था और भारत में जो तैयार माल था वो बढ़िया किस्म का था। अब यदि अंग्रेज या ब्रिटिश लोग इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुओं को यहाँ पे बेचना चाहेंगे तो सबसे पहले यह किया जाएगा कि जो भारत का कपड़ा उद्योग है या अन्य कोई जो चीज़ है उनको नष्ट किया जाए, उनको उनमें कमी लाई जाए जिससे हमारा माल बिक सके। तो उन्होंने क्या किया कि भारतीय उद्योगों को जानबूझकर नष्ट किया। इस काल में मुक्त व्यापार की एक तरफा नीति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड में भारत के बने सूती वस्त्रों की आयात पर भारी शुल्क लगाया, जबकि भारत द्वारा इंग्लैंड से आयात पर किसी तरह का कोई शुल्क नहीं था। यानी कि भारत में निर्मित कोई कपड़ा यदि इंग्लैंड के लिए निर्यात किया जाएगा तो उस पर भारी शुल्क लगा दिया, भारी शुल्क या टैक्स लगा दिया। लेकिन इंग्लैंड का बना हुआ यदि कोई कपड़ा, इंग्लैंड का बना हुआ कोई कपड़ा या वस्तु भारत में बेचने के लिए आयात की जाएगी तो उस पर कोई शुल्क नहीं। तो इसको एक तरफा मुक्त व्यापार नीति कहा गया। निर्यात की जाने वाली वस्तु पर बड़े भारी शुल्क और आयात की जाने वाली वस्तु पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं। तो इससे जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो गए। अगला पॉइंट है संपत्ति का निकास। कराधान द्वारा एकत्रित जो राशि थी तथा जो मुनाफा था उसको भारत से ले जाकर इंग्लैंड में उसका उपयोग किया गया और भारतीयों को इसका लाभ नहीं मिला। यानी कराधान के द्वारा या भी जो भी टैक्स भारत में लगाया गया था उससे जो राशि इकट्ठी हो रही थी और उससे जो मुनाफा कमाया जा रहा था उसको वो अंग्रेज लोग धीरे धीरे अपने देश में ले जाते रहे एवं उसका इस्तेमाल अपने देश में करते रहे। इससे अपने देश की संपत्ति का निकास इंग्लैंड के लिए होता रहा, जिससे भारत में ही अपनी संपत्ति का लाभ अपने देशवासियों को नहीं मिला। इसी संपत्ति का निकास कहते हैं। इतिहासकारों का मत है कि यदि ऐसा ना हुआ होता तो आज यूरोप और अमेरिका इतने विकसित नहीं होते। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के विकसित अर्थतंत्र के पतन का मुख्य कारण यही था। यानी कि जो संपत्ति का निकास जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। ब्रिटिश एवं अमेरिका जैसे जो बड़े देश हैं, यानी जो अर्थ आज विकसित देश कहे जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये संपत्ति का निकास था। यानी कि कोई भी धन दौलत या टैक्स आदि से जो पैसा आदि इकट्ठा हुआ था उसको जो अंग्रेज लोग थे वो सीधे ही अपने देश में ले गए और भारत के लिए इसका कोई लाभ नहीं मिला। यानी मुनाफा भारत के लिए मुनाफेदार साबित नहीं बल्कि घटिया साबित हुआ, जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी टूटती चली गई। और इसके बारे में और थोड़ा पता लगाते हैं। इसको धन का बहिर्गमन या निकास कहा जाता है, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। धन के निकास से तात्पर्य है भारत से इंग्लैंड जाने वाले उस धन से जिसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक एवं व्यापारिक प्रतिफल नहीं मिलता था। कंपनी भारत से ही प्राप्त इस अधिशेष धन को भारत में निवेश कर यहाँ से निर्यात योग्य सामान खरीदकर बाहर भेज देती, जिसके बदले भारत को कुछ नहीं मिलता था। और 1813 के बाद धन के बहिर्गमन की सबसे बड़ी मध्यग्रह प्रभार हाउस चार्जेस थे। यानी कि मध्यग्रह प्रभार भी यहाँ पर लगा दिए गए थे। धन निकास के तत्व कौन कौन से हैं? पहला है गृह व्यय। ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को लाभांश, विदेशों में लिए सार्वजनिक ऋण, सैनिक एवं असैनिक व्यय, पेंशन आदि। दूसरा है विदेशी पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, बंगाल का भूराजस्व अधिशेष और व्यापार पर एकाधिकार। अगला पॉइंट है विदेशी बैंक, बीमा एवं नौवहन कंपनियों द्वारा कमाए जाने वाला धन। यानी कि इस प्रकार के ये जो धन है जो कंपनी आदि के द्वारा कमाए जा रहे थे वो सीधे विदेश के लिए भेजे जाते थे। अगला पॉइंट है कंपनी के अधिकारियों को बंगाल एवं भारतीय शासकों से मिलने वाली मोटी भेंट, इनको बलपूर्वक ऐंठा गया धन कहा जाता है। 1858 के बाद भारत विषयक मंत्री के ईस्ट इंडिया
ऑफिस के खर्चों के लिए भारत से इंग्लैंड धन भेजना शुरू कर दिया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ऑफिस थे उनके खर्चों को चलाने के लिए भी भारत से ही इंग्लैंड को धन भेजा जाता था। मद्रास काउंसिल के अध्यक्ष जॉन सुलिवान ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था स्पंज की तरह काम करती है, उसके जरिए गंगा तट से सारी अच्छी चीज़ों को सोख कर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो धन दौलत थी, यानी गंगा नदी, यानी भारत में जो धन दौलत थी उसको सीधे टेम्स नदी यानी कि इंग्लैंड में भेजा जा रहा था। धन के निकास का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख इंग्लैंड्स डेबिट टू इंडिया में दिया था। साथ ही प्रति व्यक्ति आय का प्रथम बार अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यानी प्रति व्यक्ति आय का जो सबसे पहले अनुमान लगाया था वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और धन निकास का जो सिद्धांत दिया था वो भी सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट यानी ईविल ऑफ ऑल इबल्स की संज्ञा दी थी। अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, यानी ईविल ऑफ ऑल इविल्स, अनिष्टों का अनिष्ट धन निकासी के सिद्धांत को इन्होंने कहा था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी एवं अर्थशास्त्री रमेश चंद्र दत्त यानी आरसी दत्त ने बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया और अपने लेखन एवं अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से इसका प्रचार किया। उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 के प्रथम खंड की प्रस्तावना में अपना यह मत प्रकट किया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। और उन्होंने लिखा कि भारत की आर्द्रता निश्चित रूप से विदेशी भूमि को संपन्न और उपजाऊ बनाती है। यानी कि यहाँ से जो धन दौलत आदि जो जा रही थी वो रमेश चंद्र दत्त के अनुसार यह थी कि जो यहाँ पे जो नमी पैदा हो रही थी, यानी यहाँ से जो बरसात हो रही थी उससे भारत के लोगों को कोई लाभ नहीं था, बल्कि उससे प्राप्त होने वाले जल से इंग्लैंड की धरती को सींचा जा रहा था। यानी कि यहाँ पे जो धन दौलत या टैक्स से जो राशि पैदा हुई उसको सीधे ही विदेशों यानी अपने देश में अंग्रेजों के द्वारा भेजा जा रहा था। इसके अलावा रमेश चंद्र दत्त ने धन के बहिर्गमन के दुष्परिणामों को नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रांताओं द्वारा की गई लूटमार से अधिक घातक माना, क्योंकि नादिर शाह यहाँ आया, देश को लूटा और उसके बाद शीघ्र ही वापस चला गया था। इस प्रकार आर्थिक क्षति अस्थायी थी, विपत्ति आई और चली गई। इसके अतिरिक्त यह आघात कभी कभी ही झेलने पड़ते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के मामले में यह बहिर्गमन सरकार की मौजूदा शासन प्रणाली का ही हिस्सा है। यह प्रक्रिया अनावरत है, यानी लगातार है और वर्ष दर वर्ष बढ़ती जाती है। इस प्रकार घावों को स्थायी रूप से खुला रखा जाता है। उनकी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आरसी दत्त जो हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उनमें उन्होंने कहा है कि जो अंग्रेजों का राज था वो इस प्रकार से भारतीय लोगों के लिए बहुत ही बेकार साबित हुआ। जिस प्रकार से नादिर शाह ने आक्रमण किया था, उसने यहाँ पर लूटपाट की और चला गया, यानी उसने कम समय के लिए भारत को दर्द दिया था। लेकिन ये जो अंग्रेज यहाँ के राजा बन बैठे थे और धीरे धीरे देश को खोखला कर रहे थे, विभिन्न प्रकार की जो लाभान्वित राशि थी उसको धीरे धीरे अपने देश में ले जा रहे थे और उससे अपने देश का डेवलपमेंट कर रहे थे। तो ये घावों को खुला रखकर इस प्रकार यानी हमारे भारतीय लोगों के लिए जो इन्होंने घाव दिए थे उन पर और नमक बार बार छिड़कते जा रहे थे और अपना जो धन दौलत है उसको विदेश में ले जा रहे थे। भारतीय दृष्टिकोण से बहिर्गमन का अर्थ था आयात की तुलना में अधिक निर्यात का होना, यानी आयात यहाँ पे कम था और अधिक निर्यात किया जा रहा था। यानी जो माल तैयार था उसको अन्य देशों में भेजा जा रहा था और वहाँ से रुपया पैसा कमाकर अपने देश में जमा कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन यानी 1896 में सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया था। रजनी पाम दत्त की पुस्तक इंडिया टुडे में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के विभिन्न चरणों का उल्लेख मिलता है।
इस पुस्तक में भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का बेहतरीन विश्लेषण किया है। उन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण संबंधी कार्ल मार्क्स के 3 चरणों वाले सिद्धांत पर विस्तार से व्याख्या की है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन जो था वो VKRV राव ने किया। उनके अनुसार 1931-32 में प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये थी और 1943 में बंगाल में पड़े भीषण अकाल में 30 लाख लोगों की जानें गई थी। यानी ये इतने निर्दयी थे, जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो उस समय भी इन्होंने जो टैक्स वसूलने की दर थी वो कम नहीं की, यानी टैक्स जो था उसको माफ़ नहीं किया था और टैक्स वसूलना इन्होंने जारी रखा था। अब इसके अलावा जो अगला पॉइंट है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही झटका दिया था वह है कानून निर्माण। इससे पहले दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की इन्होंने बहुत ही तीखी आलोचना की और संपत्ति के निकास का सबसे पहले इन्होंने ही विरोध किया था। और दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम जो प्रति व्यक्ति आय थी उसका आकलन किया था और इनके अनुसार 1867-68 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपये थी। और धन के निष्कासन के सिद्धांत को इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट यानी ईविल ऑफ ऑल एविल्स कहा था। तो अगला जो पॉइंट है वह है कानून निर्माण, उसके बारे में पता लगाते हैं। कानून निर्माण को देखते हैं। 17वीं शताब्दी के अंत में बड़ी मात्रा में सस्ते और बढ़िया कपड़े का इंग्लैंड में आयात हुआ। ये कपड़े लोगों को इतने पसंद आए कि कपड़ों के इंग्लैंड के उत्पादक गंभीर रूप से डर गए। यानी भारत से जब कपड़ों का निर्यात किया गया तो वह इंग्लैंड के जो लोग थे उनको बहुत ही अच्छे कपड़े लगे थे यहाँ से। तो यहाँ से भेजने वाले जो अंग्रेज लोग थे वो इस कदर डर गए कि उन्होंने सन 1700 एवं 1712 में पार्लियामेंट में कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी और जो कपड़े थे उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी। यानी जो भारत का तैयार माल इंग्लैंड में गया उसकी सफाई और उसकी बुनाई आदि को देखकर 1700 एवं 1712 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में इस प्रकार का डिसीजन लिया गया कि कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी के जो इस्तेमाल करने वाले कपड़े हैं उन पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए। यानी भारत से किसी भी प्रकार का आयात यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अब अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाला अगला पॉइंट है औद्योगिकीकरण विरुद्ध नीति। अंग्रेज पूंजीपति भारत में औद्योगिकीकरण के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने केवल वही उद्योग यहाँ पर स्थापित किए जिसकी स्थापना करना वे भौगोलिक रूप से अच्छा समझते थे या फिर भौगोलिक रूप से उनकी मजबूरी थी। जैसे जूट का उद्योग यहाँ पे स्थापित किया गया था। शेष सारे उद्योग अपने देश में ही उन्होंने स्थापित किए तथा कच्चा माल यहाँ से इंग्लैंड ले जाया गया था लगातार और निर्मित माल हिंदुस्तान के बाजारों में बेचा गया था। कच्चा माल यहाँ से लेकर जाते और तैयार माल को हिंदुस्तान यानी कि भारत के बाजारों में बेचा जाता था। इससे भारत के उद्योगपति जो थे उनकी प्रतियोगिता में ठहर नहीं सके और वे बर्बाद हो गए। यानी कि यहाँ पर जो कच्चा माल था वो उनको महंगा मिलता था और जो तैयार माल था वो भी उनसे बहुत ही कम कीमत पर खरीदा जाता था और जो इंग्लैंड से आने वाला कपड़ा था वो अपेक्षाकृत बहुत ही यहाँ सस्ता पड़ता था। इसीलिए लोग यहाँ के कपड़ों को कम पसंद करने लगे क्योंकि महंगा पड़ता था और भारतीय लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। इसलिए वो अंग्रेज जो वो ये चाहते थे कि हमारे माल को यहाँ लगातार खरीदा जाए, तो उनकी प्रतिस्पर्धा में जो भारतीय कारीगर थे वो टिक नहीं सके थे। इसी दृष्टि से बंगाल में जूट उद्योग की स्थापना की गई। बागान उद्योगों में चाय, कहवा एवं नील के उद्योगों का यहाँ विकास किया गया था। जिन क्षेत्रों में खनिज संपदा बड़ी मात्रा में थी वहाँ पर भी उद्योगों की स्थापना नहीं की गई, बल्कि वहाँ से खनिज वस्तुओं को स्वदेश यानी इंग्लैंड में ले जाया गया था। यह कार्य सुविधा से हो सके इसलिए देश के भीतरी हिस्सों एवं बंदरगाहों को सड़क और रेलों द्वारा जोड़ा गया था। यानी सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग का भी उन्होंने विकास केवल इसलिए किया था कि यहाँ से जो कच्चा माल है, खनिज आदि, उनको आसानी के साथ ले जाया जा सके। भारत में जो प्रथम रेल लाइन थी वो लॉर्ड डलहौजी के काल में डलहौजी के काल में प्रथम रेल मार्ग का यहाँ विकास किया गया था और सन 1853 में प्रथम रेल लाइन यहाँ
बिछाई गई थी और बम्बई से ठाणे के बीच वो बिछाई गई। इस पर पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चली थी। लॉर्ड कर्जन के समय में भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। यानी कि जो पहली रेलवे लाइन थी वो लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाई गई और बम्बई से ठाणे के बीच ट्रेन चलाई गई थी। लेकिन लॉर्ड कर्जन के समय में भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। भारत में रेल लाइन को कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग का अग्रदूत कहा है। संभवतः किसी भी अन्य ब्रिटिश गवर्नर जनरल के विरुद्ध भारतीय लोगों के मन में इतनी अधिक उग्र घृणा और दुर्भावना जागृत नहीं थी जितनी कर्जन के विरुद्ध हुई थी। वह भारत के प्रति ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का नग्न प्रतीक था। यानी जो लॉर्ड कर्जन था वो सबसे घृणा एवं दुर्भावना जागृत करने वाला जो गवर्नर जनरल था, जिसके प्रति भारतीय लोगों में बहुत ही घृणा भरी हुई थी। सूती वस्त्र की पहली मिल कावसजी नाना भाई ने 1853 में बम्बई में लगाई। भारत की पहली जूट यानी पटसन मिल जो थी वो 1855 में बंगाल में रिश्रा नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन पर गवर्नर जनरल वेंटिंग ने कहा था कि इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी हैं। यानी कि जो उद्योग थे उनको पूरी तरह से नष्ट कर, सुनियोजित तरीके से नष्ट कर दिया गया था और यहाँ पर जो उद्योग धंधे थे केवल वही लगाए गए थे जिनको स्थापित करना अंग्रेजों की मजबूरी थी और जिस कच्चे माल को वो ले जा सकते थे उस कच्चे माल से संबंधित कोई भी फैक्ट्री इन्होंने यहाँ पर नहीं लगाई थी। और रेलवे एवं सड़क और इसके अलावा बंदरगाहों का विकास भी उन्होंने इसलिए किया था कि यहाँ से कच्चे माल को सीधे ही वो अपने साथ ले जा सकें। अब यूरोप की जो औद्योगिक क्रांति है उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। 18वीं सदी में यूरोप में विशेषकर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ था। अब वहाँ मशीनों से सामान बनाया जाने लगा था। मशीनी सामान बनाया जाने लगा। मशीनी सामान की गुणवत्ता हाथ से बनी वस्तु से श्रेष्ठ होती थी। यानी कि मशीनों से जो तैयार सामान होता था वो अच्छी गुणवत्ता वाला होता था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुई, लेकिन यूरोप में इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ा था। अब जो तैयार माल हाथ से बनाया जाता था वो इतना ज़्यादा सुंदर नहीं होता था, अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं होता था और सस्ता भी नहीं होता था। मशीनों से जो सामान बनाया जाता था, वस्त्र आदि बनाए जाते थे, वो अच्छी गुणवत्ता वाले और सस्ते होते थे। ऐसी वस्तुओं की मांग जो थी वो बाजार में अधिक होने लगी थी। परिणाम यह हुआ कि हाथ से काम करने वाले जो कारीगर, हस्तशिल्पी आदि थे वो बेरोजगार हो गए। इस प्रक्रिया को इतिहासकारों ने विऔद्योगिकीकरण कहा था, अर्थात भारतीय परंपरागत उद्योगों के नष्ट होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। भारत में 1800 से 1850 के बीच के समय को, यानी 1800 से 1850 ईस्वी का जो समय था, इस समय के यानी इसके बीच यानी इसके 50 वर्षों के जो समय है उसको अनौद्योगिकीकरण या विऔद्योगिकीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति के इस दौर में भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास हुआ, जिसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था अधिकाधिक विदेशी अर्थव्यवस्था के आधिपत्य में आ गई थी। यानी कि जब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कपड़ा आदि नहीं बनाया जाता था, कोई उद्योग यहाँ पर नहीं थे, तो जो लोग थे वो पूरी तरह से विदेशी अर्थव्यवस्था यानी कि जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था थी उस पर निर्भर हो गए थे। सुनियोजित तरीके से यहाँ के हस्तशिल्प एवं अन्य उद्योगों को नष्ट कर दिया गया था। बम्बई और कलकत्ता 1780 के दशक से व्यापारिक बंदरगाह की रूप में विकसित होने लगे थे। यानी 1780 के दशक से बम्बई और कलकत्ता जो जगह थी वो व्यापारिक बंदरगाह के रूप में विकसित होने लगी। यह पुरानी व्यापारिक व्यवस्था के पतन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विकास का समय था। मछलीपट्टनम भी एक प्रमुख बंदरगाह था, लेकिन बम्बई, मद्रास और कलकत्ता बंदरगाहों के विकसित होने के बाद इसका जो महत्व था वो धीरे धीरे
कम हो गए थे। यानी मछलीपट्टनम बंदरगाह था वो 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, लेकिन जब 18वीं शताब्दी के आखिर में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के नए ब्रिटिश बंदरगाह बन गए तो इन पर ज़्यादा व्यापार केंद्रित होने लग गया और इस मछलीपट्टनम जो बंदरगाह है उसका व्यापारिक महत्व घट गया था। अब हम देखते हैं नील विद्रोह 1900 यानी 1859 से 60 के बारे में। नील विद्रोह जो चंपारण में हुआ था उसमें क्या हुआ था। नील विद्रोह जो था वो भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। कालांतर में वह भारत के स्वाधीनता संघर्ष की सफलता में प्रेरक बना। बंगाल एवं बिहार में नील की खेती पर नियंत्रण अंग्रेज पूंजीपतियों के हाथ में था। वे बहुत कम लागत पर कृषकों से नील खरीद लेते थे तथा विभिन्न प्रकार से उनका शोषण करते थे। 1854 में अंग्रेजों के दमन चक्र से अत्यधिक परेशान होने से कृषकों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। 1854 में कृषकों ने जो खेती थी नील की उसको करना बंद कर दिया था। इस प्रकार से इन किसानों ने आंदोलन किया। आंदोलन सरकार ने दबाना चाहा, परंतु बंगाल के जो शिक्षित वर्ग थे यानी शिक्षित लोग थे वो कृषकों के साथ आ गए थे। बाध्य होकर सरकार ने आयोग बनाया। आयोग से जो स्थायी हल न देखकर 1866 से 68 में बिहार के दरभंगा एवं चंपारण जिलों के नील किसानों ने विद्रोह किया, जिससे दबा दिया गया। इन 1866 और 68 में दरभंगा एवं चंपारण जिलों में जो बिहार में है वहाँ पर नील के जो खेती करने वाले किसान थे उन्होंने विद्रोह भी किया, लेकिन उसको दबा दिया गया था। अब जो चंपारण विद्रोह है उसके बारे में जानेंगे, उससे पहले और जो नील आंदोलन उसको क्लियर कर लेते हैं कि चंपारण बिहार के किसानों से अंग्रेज बागान मालिक जो थे वो उन्होंने एक करार कर रखा था, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषिजन्य खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। यानी कि 15% भाग पर उनको खेती करनी थी। यानी जो भी किसान खेती कर रहा था उसको कृषि योग्य भूमि के 15% भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेजों ने, यानी जो बागानों के मालिक थे जिन्होंने बागान खरीद रखे थे, वहाँ के उस बागान मालिकों ने इन किसानों से यह कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि 15% भाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। और यहाँ जो नील की खेती की जाती थी उसकी सबसे बड़ी शर्त यह और थी कि जो तैयार उत्पाद था, यानी जो नील होती थी उसको बागान मालिकों को ही सस्ते दामों पर बेचना था। एक तो 15% भाग पर खेती करनी है और दूसरा जो आपके द्वारा कृषि की जाएगी जो भी फसल होगी उसको हमारे लिए ही आपको सस्ते दाम पर हम जैसा चाहेंगे वैसे ही आपको बेचना पड़ेगा। तो इसे 3/20 भाग पर जो खेती की जाती थी उसको तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसको तिनकठिया पद्धति कहा जाता है। तिनकठिया पद्धति 3/20 भाग पर नील की खेती की जाती है, इसको तिनकठिया पद्धति कहा जाता है। सितंबर 1859 में बंगाल में विशेषतः वर्धमान, बाकुंडा, वीरभूमि, मुर्शिदाबाद, नादिया जिलों में नील उगाने वाले कृषकों ने यूरोपीय अधिकारियों के अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह कर दिया। नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में 1859 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी थी। 1860 में नील आयोग बनाया गया था, जिसका जो अध्यक्ष था वो W.S. सीटन को बनाया गया था। यानी जो 1860 जो है उसमें नील आयोग की स्थापना की गई, उसमें W.S. सीटन जो थे वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे नील आयोग के। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा से अवगत कराया था। यानी चंपारण में जो नील की खेती की जा रही थी वहाँ पे किस प्रकार से किसानों को अत्याचार में रखा जा रहा है, किस प्रकार से उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, ऐसा एक राजकुमार शुक्ल नाम के किसान थे जिन्होंने महात्मा गांधी के लिए बताया था
कि किस प्रकार से यहाँ पर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर चलकर इसमें आपको हस्तक्षेप करना चाहिए और जो हमारा नील विद्रोह उसको सफल बनाना चाहिए। यहाँ 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संबंधी प्रथम सफल प्रयोग किया। यह भारत के लोगों के लिए महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा नाम से संबोधित किया था और सरकार ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त घोषित किया। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। यानी जो नील आंदोलन था, चंपारण आंदोलन था, 1917 में हुआ था। इसके ही सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। महात्मा के नाम से जाना जाने लगा गांधी जी को। प्रत्येक किसान को कृषि योग्य भूमि की 15% भाग पर खेती करना और तैयार माल को इन्हीं के लिए बेचना, ये बहुत ही बड़ी विडंबना थी। 1900 के बाद किसानों की स्थिति और भी खराब हो गई। नील की मांग होने से मूल्य में कमी हुई, तो इसकी भरपाई हेतु अंग्रेजों ने किसानों पर भारी टैक्स लगा दिए और उनसे बेकार ली जाने लगी। यानी बेकार का मतलब होता है आप काम तो करोगे लेकिन आपके लिए किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं दी जाएगी। किसानों ने बाध्य होकर 1905-06 के मध्य मोतीहरी और छेलिया नामक जो स्थान है उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में आंदोलन किया, परंतु वह दबा दिया गया। 1917 में सत्याग्रही नेताओं के आग्रह पर, यानी कि जो राजकुमार शुक्ल थे उनके आग्रह पर गांधी जी ने उस क्षेत्र का अवलोकन किया और स्थिति को अपने हाथ में लिया। गांधी जी की प्रेरणा से किसानों ने अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन किया और इसके फलस्वरूप गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। लेकिन आंदोलन, ये जो अंग्रेज अफसर थे या अंग्रेज अधिकारी थे, वो ये चाहते थे कि गांधी जी को जेल में डाल दिया जाए, जिससे जो आंदोलन है वो दब जाएगा और इस प्रकार से या इसका पटक्षेप यही हो जाएगा। लेकिन आंदोलन की तीव्रता को देख गांधी जी को रिहा कर दिया गया और एक जांच समिति बनाई गई। स्वयं गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया था। समिति की अनुशंसा पर, यानी समिति का जो डिसीजन हुआ, वो चंपारण कृषि अधिनियम बना दिया गया, यानी नील की खेती को बंद कर दिया गया और किसानों को राहत मिली और इन किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। यानी कि जो प्रथम नील विद्रोह था 1917 चंपारण में हुआ था, ये प्रथम सफल विद्रोह भारतीय किसानों का था और इसी आंदोलन के अवसर पर महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को दी गई थी। अब पाठ के बाद शब्दावली जो आई है उसमें देख लेते हैं। उत्पाद का मतलब है उत्पादित वस्तुएं। औद्योगिक क्रांति, हाथों के बजाय मशीनों से उत्पादन करना। नाके का मतलब होता है चुंगी वसूल करने वाले स्थान। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस पाठ में है, उनके बारे में पता लगाते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा किसानों को लूटने का सीधा तरीका था प्रत्यक्ष लूटमार, मालगुजारी, कानून बनाकर या मुक्त व्यापार नीति द्वारा। तो इसका सीधा तरीका था मालगुजारी, यानी मालगुजारी के द्वारा वो सीधी यानी प्रत्यक्ष रूप से किसानों को लूटा करते थे। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी ने या सरदार पटेल ने। तो निकास यानी यहाँ से जो संपत्ति जा रही थी बाहर, उसका जो विरोध था वो नौरोजी करेंगे। दादा है वही विरोध करेगा। तो दादा भाई नौरोजी संपत्ति के निकास का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने वाला है। इधर भाग आ और इधर भाग बा, यानी भाग आ में कुछ कारण दिए हुए हैं या जो डिसीजंस हैं वो हैं और वो किस सन में हुए थे, वो घटनाएं किस सन में घटित हुई, वो सन दिए हुए हैं। पहला है प्लासी का जो युद्ध है, यानी प्लासी की जो लड़ाई है वो कब हुई, ये 1717 इसमें दिया हुआ है। दूसरा है मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेज कंपनी को बिना चुंगी दिए संपूर्ण भारत में व्यापार करने का जो फरमान जारी किया वो कब किया, 1762 यहाँ पर दिया हुआ है। अगला जो पॉइंट है वह मीर कासिम ने कंपनी के गवर्नर को भारतीय किसानों पर अत्याचार न करने का पत्र कब लिखा, 1700 सन यहाँ दिया हुआ है। और इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी, ये यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्लासी का युद्ध है या प्लासी की जो लड़ाई है वो कब हुई। तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो 1757 में हुई थी, इसलिए प्लासी की जो लड़ाई है वो 1757 के साथ जाएगी, 1757
57 में हुई ये लड़ाई। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजी कंपनियों को बिना कोई चुंगी चुकाए ये जो फरमान था ये इसने 1717 में जारी किया, तो ये इसके साथ मिलेगा। और मीर कासिम ने कंपनी के गवर्नर जनरल को भारतीय किसानों पर अत्याचार न करने के लिए जो पत्र लिखा था वो इसने लिखा था सन 1700 में। सन 1700 में ये 1700 में लिखा था। और इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी, वो 1762 में इन्होंने लगाई थी। इस प्रकार से खास कपड़ों को जो रोका गया था वो सन 17 में रोका गया था, सन 17 में। और मीर कासिम ने जो पत्र लिखा था वो चेंज है। मीर कासिम ने प्लासी के युद्ध के बाद यानी 1762 में ये पत्र लिखा, तो 2 नंबर इसके साथ मैच हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई यानी 4 नंबर इसके साथ मैच प्लासी की लड़ाई के साथ। और फर्रुखसियर ने बिना चुंगी 1717। और पार्लियामेंट ने जो डिसीजंस लिए थे कि सभी प्रकार के कपड़ों पर रोक लगा दो केवल कुछ कपड़ों को छोड़कर, तो वो सन 1700 एवं 1712 में डिसीजन लिए थे। अब अगला प्रश्न है, चंपारण का विद्रोह कब हुआ था? 1915, 1916, 1917 या 1918? तो चंपारण नील विद्रोह 1917। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया कि आप आइए और यहाँ की दुर्दशा को देखते हुए यहाँ का जो आंदोलन है उसको संभालिए और किसानों को मुक्ति दिलाइए, तो 1917 में। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने कंपनी के गवर्नर को पत्र लिखा था 1760 में, 1761 में, 1762 में या 1763 में? तो मीर कासिम ने 1762 में पत्र लिखा। इसको याद रखा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था, उसके बाद इसने ये पत्र लिखा था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 में कितने रुपए वार्षिक लेकर कंपनी को बगैर चुंगी दिए व्यापार का अधिकार दे दिया था? 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये? तो 3000 रुपये वार्षिक लेकर 1717 में फर्रुखसियर ने बिना चुंगी दिए और पूरी तरह आप भारत में व्यापार कीजिए ये डिसीजन लिया था, जो बहुत ही घटिया साबित हुआ और पूरी तरह से यहाँ के व्यापार को इन्होंने यानी अर्थव्यवस्था को ही नष्ट कर दिया था अंग्रेजों ने। तो 3000 रुपये वार्षिक लेकर ये काम इसने किया था। अगला प्रश्न है, समुद्री मार्ग से जिस पुर्तगाली नाविक ने भारत की खोज की थी वह था वास्को डिगामा, कोलंबस, डार्विन या नॉर्दन? तो वास्को डिगामा आया पुर्तगाल से और समुद्र के सहारे भारत की खोज की। यूरोपीय लोग भारत में व्यापार करने आने लगे। पुर्तगालियों ने अरब सागर पर चुंगी लगा दी, नहीं देने वालों को परेशान किया जाने लगा। लेकिन तोपों के सहारे पुर्तगालियों को भी यहाँ से जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने भगा दिया और केवल अपना ही एक अधिकार यहाँ पर कर लिया था। अगला जो प्रश्न है वह है, 18वीं सदी में यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति विशेष रूप से हुई थी? यानी पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित जिस देश को किया था वह कौन सा है? फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या न्यूजीलैंड? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित या विकसित देश हुआ था इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभाव जिस देश पर पड़ा था वह है इंग्लैंड। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप निरंतर रूप से अपना प्यार और विश्वास इसी तरह हम पर बनाए रखें। कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे और आपके जो साथी हैं उनके लिए इसका लाभ मिल सके। तो आगे की वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें और अपना मार्गदर्शन लगातार हमारे लिए देते रहें। जय हिंद, जय भारत।